Hello students, welcome to this video. Myself Amrita Singh, Assistant Professor, Department of Education, Jamshedpur Women's College, Jamshedpur. The topic of this video is एडोसिज्म in Indian Education System. भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एडोसिज्म. In this video, I will discuss about the meaning of एडोसिज्म, types of एडोसिज्म and problems of एडोसिज्म. Okay, so now coming towards the meaning of एडोसिज्म. When temporary teachers work in a government institutions, then it is called एडोसिज्म and these teachers are called ad hoc teachers. जब किसी सरकारी संस्थान में अस्थायी शिक्षकों से काम लिया जाता है तो इसे एडोसिज्म कहते हैं. ओके, एडोसिज्म भारतीय शिक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन गया है. हालांकि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एडोसिज्म को एक समस्या के रूप में भी देखा जाता है. यूजीसी के एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत के सभी यूनिवर्सिटीज़ में लगभग 60% से भी अधिक शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं. और यदि बात करी जाए भारतीय शिक्षा व्यवस्था की, तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एलिमेंट्री लेवल से लेकर के हायर एजुकेशन यानी यूनिवर्सिटी लेवल तक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर रखे जाते हैं. कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर टीचर अपॉइंट किए जाते हैं. यहाँ तक कि नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, आर्मी पब्लिक स्कूल या फिर स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर टीचर अपॉइंट किए जाते हैं. सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर होते हैं, इनकी सैलरी जो होती है समान काम करने वाले उसी पद पर रहने वाले अस्थायी शिक्षकों से काफ़ी कम होता है. इसके अलावा इन्हें जो जॉब फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए वो भी इन्हें नहीं मिलता है. जो अस्थायी शिक्षक होते हैं उनकी जॉब फैसिलिटी की अपेक्षा इनकी जॉब फैसिलिटीज़ बहुत कम होती है या नहीं के बराबर होती है. इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद पेंशन इत्यादि जो सुविधाएं होती हैं वो भी इन्हें नहीं दी जाती है. ठीक है, अब मैं बताना चाहूँगी कि समस्या क्यों है. सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सभी जानते हैं कि भारत जैसे देश में हमारा जो देश है आर्थिक रूप से बहुत अधिक सशक्त नहीं है. तो ऐसी स्थिति में जितनी संख्या में शिक्षकों की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, अगर रेगुलर बेसिस में उतनी संख्या में शिक्षकों को अपॉइंट किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए बहुत अधिक फिनांस की ज़रूरत पड़ेगी. और जो एडहॉक बेसिस पर टीचर अपॉइंट किए जाते हैं, मैं अभी बताया कि उनकी जो सैलरी होती है वो रेगुलर टीचर के सैलरी की अपेक्षा बहुत ही कम होता है. तो अब इस स्थिति में समस्या ये होती है कि जो स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए वो क्वालिटी एजुकेशन एडहॉक टीचर के द्वारा नहीं मिल पाता है. सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो एडहॉक बेसिस पे टीचर अपॉइंट किए जाते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो टीचर अपॉइंट किए जाते हैं उन टीचर में ही क्वालिटी की कमी होती है. जो टीचर होते हैं ये किसी प्रकार के पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लिए गए एग्ज़ाम को पास कर नहीं आते हैं. अगर एलिमेंट्री लेवल के स्कूल की बात करी जाए तो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर या पारा टीचर जो होते हैं वे समुदाय के द्वारा चुने जाते हैं, उस गांव के मुखिया के द्वारा रखे जाते हैं. या फिर अगर यूनिवर्सिटी लेवल की बात करी जाए तो वहाँ पर ये इंटरव्यू के द्वारा चुने जाते हैं. ऐसी स्थिति में जो मानक होती है इन शिक्षकों की वो मानक पूरी नहीं हो पाती है. तो जाहिर सी बात है कि जो स्टैंडर्ड टीचर में चाहिए वो स्टैंडर्ड हमें नहीं मिल पाता है. तो इससे जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जो लर्निंग प्रोसेस होती है उनकी क्वालिटी का भी स्तर गिरते जाता है. और यह स्थिति लगभग एलिमेंट्री स्कूल से लेकर के हायर एजुकेशन लेवल में भी पाई जाती है. और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो भी इसके प्रति बहुत अधिक रुचि नहीं दिखाता है.
क्योंकि जब तक हम रेगुलर बेसिस पर टीचर अपॉइंट नहीं करेंगे तब तक हमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाएगा। अब हम लोग बात करेंगे समस्या के बारे में, प्रॉब्लम्स ऑफ एडोसिज्म। यहाँ पे मैं 4 समस्याओं के बारे में बात करूँगी जो कि मुख्य समस्याएं हैं एडोसिज्म की। सबसे पहली बात तो है लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी की बात करी जाए तो अस्थायी होना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, जो भी शिक्षक अस्थायी तौर पे काम करते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हों, घंटी आधारित हों, पारा टीचर हों या गेस्ट लेक्चरर के रूप में काम कर रहे हों, सभी कहीं ना कहीं मन में इस बात को रखते हैं कि वो अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, उनकी जो नौकरी है अस्थायी है और कभी भी जा सकती है। इसके अलावा उनकी सैलरी भी कम होती है। तो इस स्थिति में वे ज़्यादातर इस प्रयास में होते हैं कि उन्हें कहीं अच्छी जगह पर अस्थायी नौकरी मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में जो क्वालिटी एजुकेशन उन्हें स्टूडेंट को देनी चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। यदि कोई क्वालिटी टीचर होते भी हैं इन जगहों पर तो वो भी अपना सारा ध्यान खुद के आगे बढ़ने में, खुद को प्रमोट करने में लगाए रखते हैं, ना कि अपने स्टूडेंट को प्रमोट करने में। उनकी सबसे बड़ी इच्छा या चाह ये होती है कि कहीं भी उनकी अस्थायी नौकरी लग जाए और ज़्यादातर उनका प्रयास इसी में बीतता है। तो ऐसी स्थिति में जो स्टूडेंट होते हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है। दूसरी बड़ी समस्या है इनका लैक ऑफ क्वालिटी, गुणवत्ता की कमी। मैं पहले भी बताई थी कि एडोसिज्म में सबसे बड़ी कमी होती है क्वालिटी की। जो भी क्वालिटी टीचर होते हैं या क्वालिफाइड टीचर होते हैं वो ज़्यादातर इस कोशिश में होते हैं कि उन्हें अस्थायी नौकरी मिल जाए, या नहीं तो वे कम से कम किसी अच्छे या रिनाउंड इंस्टीट्यूशन में काम करना पसंद करते हैं और वहाँ पे वो सेलेक्ट भी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कम क्वालिटी वाले या थोड़े मध्यम स्तर के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पर जब शिक्षकों की बहाली के लिए इंटरव्यू निकाला जाता है तो वहाँ पे क्वालिफाइड टीचर नहीं पहुँचते हैं। ऐसी स्थिति में उस इंस्टीट्यूशन में जो बिलो क्वालिफाइड टीचर होते हैं उसी से काम चलाया जाता है, उन्हें ही अपॉइंट किया जाता है। और वे जो बिलो क्वालिफाइड टीचर होते हैं वो जब स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो उनके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कमी आती है। जो स्टूडेंट हैं उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है उसकी क्वालिटी का स्तर गिरते जाता है। ओके, अब मैं आऊँगी तीसरी बड़ी समस्या की तरफ। तीसरी बड़ी समस्या इनकी होती है लो वेजेज, कम वेतन। मैं पहले भी इसको डिस्कस करी हूँ कि जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे टीचर होते हैं, जो एडहॉक बेसिस पर टीचर अपॉइंट करे जाते हैं, उनकी जो सैलरी होती है समान काम के लिए जो परमानेंट टीचर होते हैं उनकी अपेक्षा काफ़ी कम होती है। उन्हें एक ही काम, समान काम के लिए ही परमानेंट टीचर की अपेक्षाकृत काफ़ी कम सैलरी दी जाती है। इसके अलावा जो भी जॉब फैसिलिटीज़ होती है वो भी उन्हें नहीं दी जाती हैं। उन्हें उतनी छुट्टियां भी नहीं दी जाती है जितनी छुट्टियां एक परमानेंट टीचर को मिलता है। इसके अलावा रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी अस्थायी शिक्षकों को नहीं मिलते हैं। यह बात कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के साथ भी लागू होती है, घंटी आधारित जो टीचर्स होते हैं उनके साथ भी लागू होती है, या फिर जो गेस्ट लेक्चरर होते हैं उनके साथ भी लागू होती है। तो ऐसी स्थिति में भी वे 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। उनका सारा ध्यान खुद को आगे बढ़ाने में या खुद की आर्थिक स्थिति को सुधारने में ही लग जाता है, क्योंकि जब तक शिक्षकों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी वे शारीरिक, मानसिक अथवा मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक सशक्त नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी वो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। बच्चों की जो एजुकेशन वो प्रभावित होती है। अब मैं चौथी समस्या की बात करूंगी जो कि है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। जाहिर सी बात है, जो टेम्पररी टीचर्स होते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हों, पारा टीचर हो, घंटी आधारित टीचर्स हों, तो ऐसी स्थिति में एक तो उनकी सैलरी कम होती है, इसके अलावा उनको जो जॉब बेनिफिट्स होते हैं वो भी नहीं मिलते हैं।
तो अपने इंस्टीट्यूशन के प्रति बहुत अधिक अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाते या बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। कई जगहों पर तो जो परमानेंट टीचर होते हैं और जो टेम्पररी टीचर होते हैं उनके बीच काफ़ी केओस की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो टेम्पररी टीचर होते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अलावा किसी भी काम में हाथ बटाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी शिक्षण संस्थान में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अलावा भी कई काम होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्क हुआ या फिर एग्जामिनेशन से रिलेटेड वर्क हुआ या बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की जो बात होती है, यहाँ पर वो कोई रुचि नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अत्यधिक काम करने के बाद भी उन्हें सैलरी कम ही मिलने वाली है। तो ऐसी स्थिति में वे अपने इंस्टीट्यूशन के प्रति कोई जवाबदेही नहीं रखते हैं और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं निभाते हैं। उन्हें बस अपने क्लास लेने से मतलब होता है, अपने क्लास लेते हैं और उसके बाद वो इंस्टीट्यूशन को छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी बच्चों की जो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है वो प्रभावित होती है। ठीक है, अब मैं बात करूँगी टाइप ऑफ एडोसिज्म। एडोसिज्म के अंतर्गत कितने प्रकार के शिक्षक आते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँगी सबसे पहले कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की, इसके बाद घंटे आधारित शिक्षक की, देन गेस्ट लेक्चरर, इसके बाद पारा टीचर्स, टेन्यूर टीचर्स और इसके बाद मैं बात करूँगी वॉलंटियर टीचर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एलिमेंट्री लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक के पढ़ाई में सभी स्तरों पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर टीचर को अपॉइंट किया जाता है। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की जो डिमांड हुई 80 के दशक में ज़्यादातर आरंभ हुआ, जब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन या यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन अस्तित्व में आया। जब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन अस्तित्व में आया तो जाहिर सी बात है कि बच्चों की नामांकन बढ़ने लगी, विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। तो ऐसी स्थिति में वैसे विद्यालय जहाँ पर सिर्फ एक शिक्षक हुआ करते थे, वहाँ पर शिक्षकों की कमी महसूस होने लगी और शिक्षकों की आवश्यकता हुई। तो ऐसी स्थिति में बहुत से स्टेट गवर्नमेंट ने इस ओर कदम उठाया कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उन्होंने टीचर को अपॉइंट करना शुरू कर दिया। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टीचर वहाँ पर अपॉइंट किए गए जहाँ पर विद्यालय में सिर्फ एक शिक्षक थे, या फिर जहाँ पर नॉन फॉर्मल एजुकेशन दिया जाता था, या वहाँ पर जहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम तो थी परंतु वो विद्यालय रिमोट या ट्राइबल एरिया में हुआ करता था। तो इन जगहों पर कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर टीचर अपॉइंट किए। तो इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा ये होता था कि उन्हें बहुत अधिक धन खर्च करना नहीं पड़ता था, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो टीचर अपॉइंट किए गए उन्हें काफ़ी कम सैलरी दी जाती थी। लेकिन पिछले 20 सालों में ये काफ़ी अत्यधिक संख्या इनकी बढ़ गई है और लगभग सभी राज्यों में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स अपॉइंट किए जाने लगे। और ये सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन या हायर एजुकेशन की बात नहीं, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स अपॉइंट किए जाने लगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँगी घंटी आधारित टीचर्स। घंटी आधारित टीचर्स भी एक तरह के एडहॉक टीचर की ही तरह माने जाते हैं। घंटी आधारित टीचर की बात अगर करी जाए तो ये पीरियड वाइज काम करते हैं और जितने पीरियड ये लेते हैं, जितने क्लास ये लेते हैं, उसी के आधार पर इनको सैलरी दी जाती है। और कुछ कुछ इसी प्रकार गेस्ट लेक्चरर की भी बात करी जाती है। ऐसे तो गेस्ट लेक्चरर की अगर बात करी जाए तो ये जो स्टूडेंट होते हैं उनकी क्वालिटी को डेवलप करने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में जो विशेषज्ञ होते हैं उनको बुलाया जाता है। परंतु कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया है कि इसके थोड़े से मायने बदल दिए हैं और गेस्ट लेक्चरर के रूप में रेगुलर टीचर के जगह पर टेम्परेरी टीचर्स को बहाल किए हैं। और ये काम बिल्कुल रेगुलर टीचर जैसे ही करते हैं, लेकिन इनको सैलरी कम दी जाती है और इनको सैलरी जो मिलता है वो क्लास के हिसाब से मिलता है। जितना ही क्लास लेते हैं उतना ही इनको सैलरी दी जाती है। और ये पूरे दिन इंस्टीट्यूशन में नहीं रहते हैं,
ये सिर्फ अपने क्लास के समय आते हैं, अपना क्लास लेते हैं और चले जाते हैं। तो ये गेस्ट लेक्चरर भी एक तरह से घंटी आधारित टीचर्स की ही तरह होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगी पारा टीचर्स की। पारा टीचर्स आप लोग सभी अवगत हैं और ये पूरे भारत के जितने भी एलिमेंट्री स्कूल हैं यहाँ पर इनकी संख्या बहुत अधिक है। खास करके DPEP के बाद पारा टीचर्स की जो संख्या है काफ़ी अधिक बढ़ी। पारा टीचर्स की भी सैलरी काफ़ी कम होती है। सबसे बड़ी मुश्किल पारा टीचर्स के साथ ये होती है कि ये या तो अनट्रेंड होते हैं या फिर इनकी जो ट्रेनिंग होती है थोड़ी बहुत दी जाती है और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के द्वारा ही ये बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जाहिर सी बात है ये अनट्रेंड टीचर जब विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों की जो क्वालिटी एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। दूसरी समस्या ये होती है इन पारा शिक्षकों के साथ कि इनकी सैलरी भी कम होती है और इनका जो जॉब सिक्योरिटी है वो भी नहीं इनको होता है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत अधिक कियोस उत्पन्न करते हैं। खास करके जो परमानेंट टीचर होते हैं उनके साथ इनकी बहुत अधिक मतभेद होते हैं। तो इस स्थिति में भी जो विद्यालय का माहौल होता है वो भी खराब होता है, दूषित हो जाता है। अब मैं बात करूंगी टेन्योर टीचर की। टेन्योर टीचर यानी किसी खास अवधि तक रखे जाने वाले शिक्षक। किसी खास अवधि तक इनको रखा जाता है और जब ये अवधि पूरा हो जाता है तब इन्हें हटा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में भी शिक्षकों की जो जॉब सिक्योरिटी है वो प्रभावित होती है। अब मैं बात करूंगी वॉलंटियर टीचर्स की। वॉलंटियर टीचर्स सबसे पहले अस्तित्व में आया हिमाचल प्रदेश में 1984 में। ये वॉलंटियर टीचर्स वहाँ अपॉइंट किए गए जो कि 1 टीचर स्कूल था। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के दौरान विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई और ऐसी स्थिति में वैसे विद्यालय जहाँ पर सिर्फ एक शिक्षक थे वहाँ पर उनके लिए सारे विद्यार्थियों को संभालना मुश्किल हुआ। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर वॉलंटियर टीचर की व्यवस्था करी गई। ये वॉलंटियर टीचर्स बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु तक पढ़ाते थे, यानी कहा जाए तो एलिमेंट्री एजुकेशन दिया करते थे। एलिमेंट्री एजुकेशन में ये टीचर्स कार्यरत थे और ये बच्चों को इंग्लिश, मैथ्स, ज्योग्राफी और जनरल नॉलेज पढ़ाया करते थे। ठीक है, तो अब तक के वीडियो में इतना ही और मुझे उम्मीद है कि आपने एडोसिज्म को समझ लिया होगा। इनकी समस्या क्या है ये भी जान गए होंगे और ये कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपने समझ लिया होगा। ओके, थैंक यू।